जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग की है। आतंकी हमले में घायल बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हमीद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, अभी की ताजा अपडेट। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि ओमपुरा बडगाम में जो है बीजेपी के एक कार्यकर्ता पे फायरिंग की गई है, बताया जा रहा है कि उसको 6 गोलियां लगी हैं और वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। रेलवे ट्रैक के करीब उस पर हमला किया गया और ये पिछले 7 दिनों में अभी तीसरा अटैक है बीजेपी के वर्करों पे। इससे पहले भी एक 5 को गोलियां मार दी गई थी साउथ कश्मीर में, उसकी हालत अभी भी गंभीर है। और उसके फौरन बाद एक और सरपंच पे गोलियां मारी गई जो वहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था कुलगाम में, और उसकी मौत उसी टाइम हुई ऑन स्पॉट ही। तो अभी ये तीसरा अटैक है बीजेपी के वर्करों पे। आपको मालूम है कि लगातार मिलिटेंट संगठन जो है धमकियां दे रहे थे बीजेपी के वर्करों, चाहे वो पंच हो या बाकी वर्कर हो, कि बीजेपी छोड़ दें वो। तो लेकिन जिस तरीके से लगातार अटैक हो रहे हैं, तो ऐसे में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा कंसर्न अब उन लोगों के लिए बना जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्योंकि हर किसी को सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है। अगर पंचों की बात करें, 40,000 से ज्यादा पंच और सरपंच जम्मू कश्मीर में है और हर किसी को सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में सरकार अब किस तरीके की जो है हिकमत अमली अपनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लगातार पंचों और सरपंचों के साथ साथ बीजेपी के बाकी वर्करों को भी निशाना बनाया जा रहा है। फरहा जी, बिहार के गया में छेड़खानी की शिकायत पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि गांव के लड़के पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिसे सुलझाने के लिए गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई थी। लेकिन मामला सुलझने की बजाय उलझ गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। लाठियों और डंडों से दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। वहां सैकड़ों की भीड़ जमा थी और इनमें ज्यादातर लोग इस मारपीट में शामिल दिखे। थोड़ी देर के लिए वो गांव रणक्षेत्र में ही तब्दील हो गया। झगड़े में शामिल लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के लोग काफी देर तक एक दूसरे से मारपीट करते रहे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। राजस्थान में बीजेपी को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने उनके 40 विधायकों से संपर्क कर उन्हें तोड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद बीजेपी ने अपने 23 विधायकों को गुजरात भेज दिया है, जिनमें से 18 विधायकों को पोरबंदर में ठहराया गया है, जबकि बाकी 5 विधायकों को दूसरी जगह ठहराया गया है। बताया गया कि बाकी 17 विधायकों को भी 11 अगस्त तक गुजरात भेज दिया जाएगा। राजस्थान में बीजेपी के 75 विधायक हैं। बीजेपी ने कुछ विधायकों को अहमदाबाद शिफ्ट किया। हमारे साथ हैं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया। पूनिया साहब, ये ज़रूरत क्यों पड़ी आपको अहमदाबाद भेजने की? वैसे तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, इकट्ठे भी रख सकते थे, अलग अलग भी रख सकते थे, लेकिन कुछ विधायकों से बातचीत के दौरान ये बात आई कि कहीं न कहीं स्थानीय लोगों के या फिर सरकार के दबाव में कुछ लोग हमारे विधायकों पर एक अनैतिक किस्म का दबाव बना रहे थे। उन विधायकों ने जब मुझे कहा, जो इनपुट दिया, उसके आधार पर स्वाभाविक था, तो उनको कहा तो सावधानी के लिए था। तो जो हमारे इधर के उदयपुर रीजन के जो एमएलएज थे, उन्होंने कहा कि फिर हम लोग सामूहिक रूप से घूम के आते हैं। वो सोमनाथ जाएंगे और जब आवश्यकता होगी जयपुर या जहाँ भी आवश्यकता होगी आ जाएंगे। आप ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हो, और अब आपके एमएलए यदि आपके अंदर असंतोष है तो सतीश पूनिया जी से और राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं कहूँगा कि वसुंधरा जी से जाके मिल लें, माथाफोड़ी मिटाएं। इसमें कोई दो राय नहीं। 2 बार वो मुख्यमंत्री रही है, राजस्थान की बहू है, उनका उनसे ज़्यादा सम्मान है। राजस्थान की जनता और बीजेपी का कार्यकर्ता वसुंधरा जी के साथ खड़ा है, ज़्यादा एमएलए वसुंधरा जी के साथ है। दिल्ली में कोरोना पर रोकथाम की कोशिश के बीच क्लस्टर बसों में ई टिकट का ट्रायल भी शुरू हो गया। ई टिकट का मतलब है कि लोगों को बसों में कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी होगी, वो खुद अपने मोबाइल से किराया चुकाकर परिवहन विभाग के ऐप से टिकट ले सकेंगे। मतलब कंडक्टर के पास टिकट के लिए भीड़ में खड़े होने का झंझट ही नहीं रहेगा। दिल्ली के परिवहन विभाग की पहल पर इसका ट्रायल भी शुरू हो गया। पहले चरण में आनंद विहार से बदरपुर के रूट पर केवल क्लस्टर यानी नारंगी रंग की बसों में ई टिकट सिस्टम शुरू किया गया, जिससे यात्री काफी खुश दिखे। एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो है इससे हम जैसे आम लोग जो रोज चलते हैं बस में, उसको बहुत फायदा होगा। बसों में अलग अलग जगहों पर QR कोड के स्टिकर लगे दिखे। लोग QR कोड को स्कैन करके टिकट लेते नजर आए। 3 दिन का ट्रायल किया गया है और ऐसे में अभी जो इन रूट में लोग जा रहे हैं वो QR कोड के माध्यम से, ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को टिकट खरीदने का ये नया तरीका काफी उलझाने वाला लगा।
वो इसलिए क्योंकि अगर QR कोड को स्कैन करके टिकट खरीदना है तो इसके लिए पहले एक ऐप को डाउनलोड करना होगा और ऐप डाउनलोड करने के लिए एक स्मार्टफोन की जरूरत होगी। मतलब स्मार्टफोन के बिना नए तरीके से टिकट नहीं खरीदी जा सकेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को भड़काने वाले फोन की साजिश का पता चला है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों के पास 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम के खिलाफ फोन आने का पता चला है। इनमें लोगों को राम मंदिर के नाम पर भड़काने की साजिश का भी पता चला है। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल नंबर पर कुछ लोगों ने भड़काऊ फोन आने की शिकायत भी दर्ज करवाई है। लगातार आतंकियों के सफाए से पाकिस्तान बौखला गया है और उसने अब जम्मू में एक फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बैट की हमले की साजिश रची है। इस बाबत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने अपनी सीमा से सटे इलाकों का दौरा भी किया है। बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान द्वारा तैयार की गई वो दुर्रांत यूनिट है जो रात को घात लगाकर भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला कर उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान के 5 शैतानों का खूनी प्लान। इमरान के 5 सिरफिरों की करतूत। ISI को फिर मिला आतंकवादियों का साथ। LOC पर इमरान की बैट साजिश। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इमरान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने की नई सिरे से साजिश रची है और इसमें ISI का साथ दे रहे हैं पाकिस्तान के 5 दस्ते जो किसी शैतान से कम नहीं। वो इतने सिरफिरे हैं कि क्रूरता भी अपनी हद भूल जाए। इमरान के इन 5 शैतानों का नाम है स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अल बदर और बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे शॉर्ट में बैट भी कहा जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इशारे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इन 5 दस्तों को मिलाकर एक साजिश रची है। निशाने पर है जम्मू कश्मीर का अमन, जो आतंकी आकाओं को बिल्कुल रास नहीं आ रहा। LAC और LOC पर चीन और पाकिस्तान की बदमाश कंपनियां एक साथ काम पर लगी हैं। LAC के साथ अरुणाचल प्रदेश से सटी चीनी सीमा में जहां एक तरफ शी की सेना ने हलचल को बढ़ा दिया है, तो वहीं पाकिस्तान का विशेष दस्ता LOC पर सक्रिय हो गया है। खबर है कि इमरान खान ने अपने गुर्गों को जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ाने के लिए कहा है। बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे बैट भी कहते हैं, जिसके सैनिकों को पाकिस्तान का लाइसेंसी आतंकवादी कहा जाता है। कहने को तो बैट को ISI ने सीमा की रखवाली के लिए तैयार किया था, लेकिन इस खूनी दस्ते का एक ही मकसद है, भारत में आतंक फैलाना। और एक बार फिर बैट को लेकर भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान का प्लान यह है कि बैट के दस्ते को जम्मू कश्मीर में किसी तरह घुसपैठ करा दिया जाए, ताकि घाटी में एक बार फिर से आतंकवाद का दौर शुरू हो सके, जो फिलहाल थम चुका है। प्लान यह है कि पहले जम्मू कश्मीर सीमा पर गोलाबारी के साथ हमले किए जाएंगे
हमले को पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो के साथ लश्कर, जैश और अल-बदर के आतंकी अंजाम देंगे। हमले की आड़ में बैट दस्ते के जवानों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करा दिया जाएगा। आईएसआई सोचती है कि भारत के जवान हमलों का जवाब देने में जुटे रहेंगे और दूसरे इलाके से पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के जवान भारत की सीमा में घुस जाएंगे। ये जो बैट्स हैं इनका भारतीय सेना बहुत, ये सीजन है क्योंकि इस टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन हाईएस्ट होती है, इस टाइम पे ऑपरेशंस भी इजी होते हैं क्योंकि वहाँ पे सरकंडा है, बारिश का सीजन है और वहाँ पे इस टाइम पे खेती भी होती है। तो इस टाइम पे जो है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह इन्फिल्ट्रेट करने की। लेकिन क्योंकि हम उसकी हर चाल से वाकिफ़ हैं, हम पाकिस्तान के हर चाल से, पाकिस्तान के हर तौर तरीके से, हर टैक्टिक्स से, हर उसकी जो उससे वाकिफ़ हैं और मैं नहीं समझता पाकिस्तान को किसी किस्म की सफलता मिलेगी। बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम, यह पाकिस्तान का एक खास दस्ता है जिसे एलओसी के हालात के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। यह एलओसी पर छापामार लड़ाई में माहिर होते हैं। यह पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप के साथ काम करती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इन्हें जरूरी सूचनाएं मुहैया कराती है। ये जमीन के साथ हवाई हमले के लिए भी तैयार रहते हैं। ये हमेशा दुश्मनों के इलाके में घुसकर हमले को अंजाम देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का बैट दस्ता खतरनाक है, लेकिन ये इसकी जानकारी देने के लिए बताना पड़ा। वैसे भी भारतीय सेना के बुलंद हौसलों के सामने ये टिक नहीं पाते हैं। पहले भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन सरहद के रखवालों ने इसे हर बार नाकाम कर दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इस बार की तैयारी बेहद कड़ी है। साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने पिछले 2 महीनों में बैट के कई नए दस्ते तैयार किए हैं। बैट के हर दस्ते में पाकिस्तान के जवानों के साथ 3 से 4 आतंकवादी भी हैं। रावलपिंडी में साजिश को अंतिम रूप देने के लिए एक अहम बैठक भी हुई थी, जिसमें आईएसआई के अधिकारियों के साथ हिज्ब और लश्कर के कमांडर भी थे। देखिए, जो पाकिस्तान की बैट है, जो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं, ये हाईली ट्रेंड हैं। स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के साथ इनको, उनके जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं उसमें ये स्मॉल आर्म्स की, उसमें इनको अनआर्म्ड कॉम्बैट की, उसमें इनको एक्सप्लोजिव्स की, उसमें इनको हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है और एक काफ़ी इंफॉर्मेशन पर, काफ़ी कांस्टेंट सर्वेलेंस पे, कांस्टेंट इनपुट्स पे ये एक्शन लेती हैं। खबर है कि हमले के लिए सांबा, अखनूर और कुपवाड़ा की कुछ चौकियों को चुना जा सकता है, जहां पिछले कुछ दिनों से सीमा पार से गोलाबारी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। युद्ध विराम उल्लंघन के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ है। यह भी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी। भारत अब इतना ताकतवर हो चुका है कि वो एलएसी के साथ एलओसी पर भी एक साथ दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त की साजिश के फोन कॉल्स पर एफआईआर दर्ज की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 अगस्त की साजिश को लेकर किए जा रहे फोन कॉल्स पर हुई एफआईआर दर्ज कर ली। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में सड़क हादसे में जज के बेटे की मौत के बाद हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। यूपी के बांदा में बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद की वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। हरियाणा के पलवल में गैस से भरा एक कैंटर पलटने से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सुशांत केस की सीबीआई जांच का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश को गैर कानूनी बताया और पूछा कि सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुशांत के पिता के देर से और पटना पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने पर भी सवाल उठाए हैं। हलफनामे पर सुनवाई 11 अगस्त को होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। ईडी और सीबीआई के दखल के बाद इस केस में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सवालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। इस केस के सिलसिले में जो पटना पुलिस मुंबई में जांच करने पहुंची थी, उसे कुछ ऐसे सवाल परेशान कर रहे हैं जिनके जवाब अगर मिलते हैं तो सुशांत की मौत के राज भी पर्दाफाश हो सकते हैं। कहीं सवालों में रिया है, कहीं सवालों में रिया का परिवार है, कहीं सिद्धार्थ पिठानी से सवाल है, कहीं मुंबई पुलिस पर सवाल है, कहीं काले जादू की कहानी है। कहीं सुशांत के बैंक अकाउंट से जुड़े सवाल हैं। जो सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया के एक नायाब सितारा हुआ करते थे, वो अपनी मौत के बाद सवालों की एक ऐसी दुनिया पीछे छोड़ गए हैं जिसमें रहस्यों की कई परतें और हर परत के नीचे छिपा है एक और नया सवाल। यही वजह है कि सुशांत को इंसाफ दिलाने की मांग अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका तक जा पहुंची है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी एक होर्डिंग का वीडियो शेयर किया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को उनके फैंस ने इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का यह मामला कितना सनसनीखेज होता जा रहा है, इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि जैसे जैसे जांच के सिरों को पकड़कर पुलिस आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस से जुड़ी कई बातें पुलिस के गले ही नहीं उतर रही हैं। डायरी लिखने के शौकीन सुशांत सिंह को अगर सुसाइड करना था तो उन्होंने सुसाइड लेटर क्यों नहीं लिखा? किसी बड़े सेलिब्रिटी की अगर संदिग्ध मौत हुई तो उसके फ्लैट को सील क्यों नहीं किया गया? जिस फ्लैट में सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत हुई, उस फ्लैट को किराए पर देने की तैयारी कैसे शुरू कर दी गई? पटना पुलिस की टीम जांच के सिलसिले में जिस रोज मुंबई पहुंची, उसी दिन जांच रोकने की तैयारी शुरू हो गई। पटना पुलिस को जांच के दौरान ट्रेस करने की कोशिश की गई। पटना पुलिस दादर के जिस इलाके में रहकर जांच कर रही थी, उसे रोकने की कोशिश की गई। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ कहा कि मुंबई पुलिस पेशेवराना अंदाज में ही जांच कर रही है। मोबाइल मांगे करना दादा। सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को इसकी आखिरी सुनवाई होगी और 11 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में क्या डिसीजन आता है वो देखेंगे, उसके हिसाब से क्या बढ़ेगा। आप लोगों ने क्या है कि अभी हमारा बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े सही तरीके से इसकी जांच कर रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद से अब तक कई कहानियां सामने आ चुकी हैं। हर कहानी में आरोपी रिया चक्रवर्ती किसी न किसी भूमिका में जरूर नजर आ रही है। ऐसी एक कहानी सुशांत के अकाउंट और गायब हुए 15 करोड़ रुपयों से जुड़ी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ईडी को रिया के खाते से 15 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं मिला है।
ईडी सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में एक नए सिरे को पकड़कर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों में नहीं मिले हैं। ईडी को शक है कि इन पैसों को किसी दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। यही वजह है कि अब ईडी सुशांत सिंह राजपूत के तमाम बैंक खातों से जुड़े कर्मचारियों से भी जल्द पूछताछ करेगी। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिस 15 करोड़ का जिक्र लगातार हो रहा है वो कहां गए, किसके खाते में गए? सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का इस्तेमाल कौन कौन कर रहा था? क्या रिया और उसके परिवार के अलावा भी कोई है जो अभी तक बचा हुआ है? रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत और रिया के कॉमन फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी इस केस से जुड़े कई ऐसे राजदार हैं जिनके खातों की जांच इस केस में बेहद मददगार साबित हो सकती है। यही वजह है कि रिया से शुक्रवार को करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी शौविक और सिद्धार्थ पिठानी से भी सच जानना चाहती है। महत्वपूर्ण चीज यह है कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स हैं जो कि सुशांत के दोस्त थे और उनके रिया से करीबी होने की भी जानकारी सामने आई थी। और इतना ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स थे जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी उस वक्त घर में मौजूद थे और साथ ही साथ उन्हें इस चीज की भी जानकारी है कि आखिर घर में चलता क्या था, रिया किस तरह से जो है घर को कंट्रोल करती थी और साथ ही साथ जो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे वो पैसे खर्च कहाँ हो रहे थे। हालांकि रिया चक्रवर्ती ईडी से हुई पूछताछ में गंभीर सवालों को लगातार टालती रही। इतना ही नहीं, सुशांत के पैसों और प्रॉपर्टी के इस्तेमाल का आरोप जिस रिया चक्रवर्ती पर लगा है उसने पानी की ये बोतल शेयर करते हुए इस बात का दावा किया कि उनके पास सुशांत की बस यही प्रॉपर्टी है। इतना ही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने एक डायरी का पन्ना शेयर करते हुए यह भी दावा किया कि ये लाइनें खुद सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी नोटबुक में लिखी थी। लेकिन अपने घर का चिराग खो चुके सुशांत सिंह राजपूत के पिता लगातार इस मामले में रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिया की उस याचिका के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया है जिसमें उसने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुशांत के पिता ने जवाब में लिखा है, रिया की याचिका खारिज की जाए। केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग सही नहीं है। रिया ने बिना वजह पटना पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। रिया ने इसे राजनीतिक मामला बताकर परिवार की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में सुशांत के पिता ने यह भी कहा कि सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकाला गया। सुशांत के बाद उसके पैसों पर पूरा हक उसके परिवार का है, ना कि किसी और का। इतना ही नहीं, सुशांत के पिता ने रिया पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया अगर सच्ची हैं, तो फिर पलट क्यों रही हैं? इस बीच आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है जहां विजयवाड़ा के एक होटल में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 30 लोगों को बचा लिया गया है। आपको बता दें, होटल का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हो रहा था। फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। विजयवाड़ा में एक होटल में यह आग लगी है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है, 30 को बचा लिया गया है। आंध्र प्रदेश कि विजयवाड़ा में यह हादसा हुआ है। होटल का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया जा रहा था जिसमें आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 30 को बचा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च करेंगे। इससे किसानों के साथ कृषि से जुड़े कारोबार, व्यवसायियों और कोऑपरेटिव सोसाइटी को फायदा मिलेगा। कृषि से जुड़ी सुविधाओं से किसानों को उनके सामान के लिए बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद जताई गई है। प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए 17,000 करोड़ की छठी किश्त भी जारी करेंगे। इससे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अमरिंदर सिंह सरकार ने अपनी ही पार्टी के सांसद प्रताप सिंह बाजवा की सुरक्षा वापस ले ली है। पंजाब सरकार के मुताबिक बाजवा को कोई खतरा नहीं है और इसके साथ ही उनके पास केंद्र से मिली सुरक्षा भी है और इसी वजह से राज्य के 6 पुलिसकर्मियों को वापस बुलाया जा रहा है। बाजवा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ पर लगातार हमले करते रहे हैं। उन्होंने पंजाब में जहरीली शराब के मामले में कैप्टन को दोषी बताया था। बाजवा ये भी कह चुके हैं कि अगर राज्य में पार्टी को बचाना है तो अमरिंदर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को उनके पदों से हटाना होगा। 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ। ਆ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। आगरा में एक छोटे बच्चे की पिटाई का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बताया गया कि बच्चे के पिता ने किसी बात पर नाराज होकर उसकी पिटाई की और पीटने से पहले उसे मकान के खिड़की पर उल्टा लटका दिया, फिर एक रस्सी से उसे जमकर पीट दिया। पिट रहा बच्चा बुरी तरह से रोता रहा और उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन नाराज आदमी ने उसे नहीं छोड़ा। हंगामा होते देख वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने भी उस आदमी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और बच्चे को पीटता रहा। ठीक है, बच्चा है, छोड़ो चलो। काफी देर तक बेरहमी से हुई इस पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा का एक बड़ा मॉड्यूल पकड़ा गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने टेरर फंडिंग करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए लोग पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसे लाकर लश्कर तैयबा के आतंकियों तक पहुंचाते थे। सेना की खुफिया इकाई को इस मॉड्यूल की भनक लगने के बाद से ही इन पर नजर रखी जा रही थी। They were trying to reactivate the Lashkar network in Doda region. In this process, they were sending money to Lashkar operatives based in Doda and Jammu to reactivate the network, to recruit more people, to radicalize, and to do other activities which included reconnaissance of security force installations, etc. This network has been busted. We have arrested 6 people so far. बिहार के नवादा में खाद लेने पहुंचे किसानों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि पहले खाद लेने की वजह से किसानों में विवाद हो गया और थोड़ी ही देर में ये धक्का मुक्की मारपीट में बदल गई। कुछ लड़कों ने लाइन में लगे एक आदमी पर हेलमेट और पत्थर से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और किसान बचकर भागते हुए नजर आए। लाइन लगने में भी दिक्कत हुआ है और यहाँ का लोकल लोग है तो खाद ले के वितरण करता है और बाहरी लोग को मारता है। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और मारपीट कर रहे लोगों को शांत करवाया। साथ ही किसानों को भी लाइन में लगवाकर खाद बंटवाई। गुजरात के वलसाड में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग में जलकर राख हो गई। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब अंदर कुछ लोग काम में जुटे थे, तभी वहां आग भड़क गई और उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी खतरनाक थी कि दूर से ही ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी और उससे निकलता धुआं आसमान में छा गया। बताया गया कि पहले फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आग चारों तरफ फैल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बगल की दूसरी फैक्ट्रियों तक आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी गई। खबर मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल के लोग आग बुझाने के काम में जुट गए। चारों तरफ से पानी की बौछार की गई। फैक्ट्री में रखा केमिकल जमीन पर भी फैल गया और जमीन पर फैले केमिकल ने भी आग पकड़ ली। इतना ही नहीं, आग बुरी तरह फैल भी रही थी, जिसकी वजह से दमकल के कर्मचारियों को कई बार पीछे हटना पड़ा। काफी मेहनत के बाद दमकल के लोगों को आग बुझाने में कामयाबी मिल गई, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन वहां रखे केमिकल से आग के भड़कने की आशंका जताई गई। पटना में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे जन अधिकार पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ दिया। ये लोग जेल में बंद पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष की रिहाई की मांग करने पहुंचे थे, लेकिन वहां इन लोगों का सामना पुलिस से हो गया। पुलिस वालों ने पहले तो इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये लोग प्रदर्शन करने पर अड़ गए तो इन पर लाठियां बरसाई गईं।
पुलिस की सख्ती देख कई प्रदर्शनकारी तो वहां से भाग खड़े हुए और जो बचे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे पहले हाथों में पोस्टर लिए ये लोग जेल में बंद पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार की रिहाई की मांग करते दिखे। प्रदर्शनकारियों ने पिछले 4 महीने से जेल में बंद पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष को झूठे मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, वहां कोरोना मरीजों पर की जा रही रिसर्च के पहले चरण के नतीजों ने सबको चौंका दिया। ये रिसर्च वुहान यूनिवर्सिटी के एक अस्पताल की तरफ से की जा रही है, जिसका पहला चरण पूरा होने पर यह दावा किया गया कि कोरोना से ठीक होने के कुछ महीने बाद भी मरीजों के फेफड़ों में तकलीफ रहती है। इस रिसर्च में औसत 59 साल की उम्र वाले 100 मरीजों को शामिल किया गया जो कोरोना से ठीक हो चुके थे। रिसर्च के नतीजों में दावा किया गया कि इनमें 90% मरीजों के फेफड़े 3 महीने बाद भी पूरी तरह सही नहीं हो पाए, जबकि 5% मरीजों को दोबारा कोरोना हो गया, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। रिसर्च में ठीक हो चुके कोरोना मरीजों की एंटीबॉडीज के बारे में भी जानकारी जुटाई गई, जिसमें दावा किया गया कि कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद 10% मरीज ऐसे मिले जिनमें एंटीबॉडीज नहीं थी। केरल की इडुक्की में जमीन खिसकने से मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। मलबे में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ के साथ पुलिस और दमकल के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जबकि 10 लोगों को मलबे से बचाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से हादसे में मारे गए सभी लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। राम मंदिर का भूमि पूजन तो हो चुका है, जिसके पीछे हजारों लाखों लोगों का संघर्ष है। लेकिन क्या राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था, वो भी आज से 29 साल पहले? सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है। संकल्प भी ऐसा कि मंदिर निर्माण कार्य के पहले अयोध्या नहीं आएंगे। क्या मंदिर निर्माण के पीछे प्रधानमंत्री की शपथ काम कर रही थी, या फिर ये एक महज अफवाह है? तस्वीर में इन दोनों चेहरों से आप जरूर वाकिफ होंगे। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर 29 साल पहले 1991 में खींची गई, जब बीजेपी का राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। वायरल तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा गया है, ये सिर्फ 2-4 दिन की बात नहीं है, 29 साल का संकल्प है जो 5 अगस्त को पूरा हुआ। 1991 मोदी ने कहा था, राम मंदिर का संकल्प पूरा होने पर ही आऊंगा। 2020 संकल्प पूरा हुआ। जय श्री राम। 2 अलग अलग मैसेज, लेकिन दोनों में ही एक संकल्प की बात हो रही है। संकल्प जो 29 साल पहले लिया गया था, जब सरयू तट पर सदियों तक उदास खड़ा राम का धाम विवादों के अंधर से घिरा हुआ था। ऐसे में सवाल है कि क्या 29 साल पहले नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का कोई संकल्प लिया था? क्या 1991 से अब तक नरेंद्र मोदी अयोध्या नहीं गए थे? और सबसे अहम, क्या सच में यह तस्वीर 29 साल पुरानी है? क्या यह वायरल तस्वीर अयोध्या में खींची गई थी? अयोध्या आजाद भारत के एक बड़े जन आंदोलन के गवाह बनी, जिसे राम मंदिर आंदोलन के नाम से जाना गया। इस आंदोलन में बहुत से चेहरे ऐसे थे जो राजनीति में जाने पहचाने थे। 1990 में राम मंदिर आंदोलन की कमान बीजेपी नेताओं के हाथ में थी, लेकिन इन नेताओं के पीछे एक और चेहरा था। क्या वाकई नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनने पर ही अयोध्या लौटने की शपथ ली थी? नरेंद्र मोदी की शपथ के बारे में जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की अहमियत की बात की, बलिदान की बात की, संघर्ष की बात की, लेकिन अपने शपथ और संकल्प के बारे में कोई बात नहीं। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा।
हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। वायरल मैसेज की पड़ताल के लिए हमने अयोध्या का रुख किया। पड़ताल के दौरान हमें उस दौर की घटनाओं का एक गवाह मिला। हमें अयोध्या में ही फोटो स्टूडियो चलाने वाले महेंद्र त्रिपाठी के बारे में पता लगा। विवादित ढांचे के नजदीक महेंद्र त्रिपाठी का स्टूडियो था। प्रधानमंत्री मोदी की लगभग 30 साल पुरानी ये तस्वीर न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बल्कि जम के इसकी पूछताछ भी लोग कर रहे हैं कि आखिर कब की ये तस्वीर है। हमारे साथ महेंद्र त्रिपाठी हैं, जिन्होंने ये तस्वीर खींची है। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। महेंद्र त्रिपाठी उनमें से हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। स्टूडियो तो अब नहीं है, लेकिन महेंद्र त्रिपाठी को आज भी उन दिनों की हर बात याद है। यहां तक कि उनके पास पीएम मोदी की उस दौर की तस्वीर भी है, जो उन्होंने अपने हाथों से खींची थी जब 29 साल पहले नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे। ये तस्वीर 1991 में अयोध्या शहर में ली गई थी। तस्वीर तब ली गई जब मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ रामलला के जन्मोत्सव में शरीक होने अयोध्या गए थे। तब नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के महासचिव थे। उस समय जब ये हम मुलाकात हुई थी तो मैंने मुरली मनोहर जोशी से ही पूछा था कि कौन है, तो उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी हैं, गुजरात के जो है नेता हैं। और इस रूप में मेरा परिचय हुआ था। चूँकि इनके चेहरे मेहरे से हमको बहुत अच्छे लग रहे थे। दाढ़ी की गेटअप थी और बुका भरा हुआ चेहरा था, तो मेरी उत्सुकता हुई कि उनसे बात करने की। मैंने बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि आपने रामलला का दर्शन कर लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं बहुत अच्छा लगा। तो अकस्मात मेरे मुंह से निकल गया कि ये बताइए आप दोबारा अब कब अयोध्या आएंगे? तो उन्होंने इसी बात का जवाब दिया था कि मैं अब जब भी आऊँगा राम मंदिर बनाने ही आऊँगा, राम मंदिर जब बनेगा तब आऊँगा। उन दिनों त्रिपाठी अयोध्या में होने वाली हर हलचल की फोटो खींचा करते थे, चाहे वो अयोध्या में आने वाले वीवीआईपी हो या फिर आंदोलन से जुड़ी कोई भी घटना। साफ है, इस तस्वीर के ऐतिहासिक मायने हैं। तब के बीजेपी कार्यकर्ता का संकल्प 2020 में पूरा हुआ, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें राम मंदिर के भूमि पूजन का सौभाग्य मिला। एक्टर संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संजय दत्त की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। संजय दत्त ने ट्वीट कर बताया कि वो ठीक हो रहे हैं और 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी पाकर घर पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ जारी है। दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है, जिसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गिरने के बाद आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा बल ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। जब से राफेल फाइटर प्लेन भारत आया है, तब से सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा है। इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस से निकलते वक्त इसने शानदार विदाई दी और राफेल विमानों ने आसमान में भारत का तिरंगा बनाया है। सच्चाई क्या है? आसमान में लहराते इन विमानों का हवाई करतब देखिए। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये राफेल फाइटर प्लेन है और भारत आने से पहले फ्रांस में राफेल को कुछ इस तरह से विदा किया। इन विमानों ने आसमान में भारत के राष्ट्रीय झंडे के रंग बिखेर दिए। देखिए, अपने विमानों को विदाई देने के लिए फ्रांस के कितने नागरिक मौजूद हैं। सभी ने भारत में राफेल की लैंडिंग देखी, लेकिन देखो फ्रांस में राफेल को विदाई कैसे दी गई। तिरंगे के रंग के साथ राफेल को विदा किया। राफेल की लैंडिंग तो अद्भुत थी, लेकिन विदाई
उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। देखिए फ्रांस में तिरंगे के रंग। सोशल मीडिया पर यह वीडियो हर तरफ वायरल है, लेकिन वीडियो देखने पर कई सवाल भी उठते हैं। जैसे फ्रांस से पहली खेप में तो 5 ही विमान आए थे, लेकिन वायरल वीडियो में तो 9 प्लेन नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या वायरल वीडियो में नजर आ रहे प्लेन राफाल ही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और देश का वीडियो फ्रांस के नाम से वायरल कर दिया गया? सबसे अहम सवाल ये कि क्या फ्रांस ने राफाल विमानों की विदाई समारोह का आयोजन किया भी था? वीडियो के बारे में जो बताया जा रहा है वो सच्चा है या फिर सोशल मीडिया की फैलाई गई अफवाह? इसके लिए हमने वीडियो को ध्यान से। वीडियो में बिल्डिंग पर जो झंडा लगा दिखाई दिया वो 3 रंगों का तो है, लेकिन फ्रांस के झंडे से मेल नहीं खाता। इसके बाद हमने वीडियो में नजर आ रही बिल्डिंग की पड़ताल के दौरान पता लगा कि वायरल वीडियो में दिख रही शानदार बिल्डिंग विक्टर इमैनुअल II राष्ट्रीय स्मारक है, जो फ्रांस में नहीं इटली में। साफ हो गया कि वायरल वीडियो भारत के राफाल की विदाई का तो नहीं, लेकिन अब यह भी जानना जरूरी था कि आखिर ये वीडियो है कब का। इंटरनेट पर यह वीडियो बहुत आसानी से मिल गया, जिसे अलग अलग तरीके से शूट किया गया। एक वीडियो 2 विमान के पायलट ने शूट किया विमान के अंदर से, जिसमें बाहर दूसरे प्लेन भी नजर आ रहे हैं, और ये राफाल तो बिल्कुल नहीं। तो ये वीडियो कब शूट किया गया? पड़ताल के दौरान हमें ये वीडियो इटली की वायुसेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मिला। इसमें साफ लिखा हुआ है, गणतंत्र दिवस के मौके पर इटली की वायुसेना द्वारा अद्भुत प्रदर्शन। इटली 2 जून को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। इस दौरान इटली की वायुसेना हवाई करतब दिखाती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी की परेड के दौरान होता है। फ्रांस से आए राफाल विमानों ने भारत के लिए 27 जुलाई को उड़ान भरी थी। उसी दिन वहाँ के भारतीय दूतावास ने मैरीग्रेक एयरबेस से विमानों का वीडियो ट्वीट किया। मतलब साफ है, ये ना तो राफाल विमान है और ना ही ये वीडियो उसकी विदाई। आसमान में तिरंगा बनाते हुए इन विमानों का राफाल के भारत आने से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का फ्रांस या भारत से कोई संबंध नहीं। ये इटली के गणतंत्र दिवस समारोह का एक पुराना वीडियो है। लगातार सोशल मीडिया में राफाल के नाम पर झूठ परोसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस वालों की एक शराबी की पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। बताया गया है कि पुलिस वाले पति पत्नी के बीच झगड़े की जानकारी मिलने पर वहां पहुंचे थे, लेकिन उस आदमी ने उल्टा पुलिस वालों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी, जिसके बाद 3 पुलिस वालों ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उस पर डंडे बरसाने लगे। पुलिस वालों ने उसे खूब पीटा। इस दौरान आसपास मौजूद लोग पुलिस वालों से उसे छुड़ाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने किसी की नहीं सुनी। जमकर पिटाई करने के बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। पुलिस वालों की इस कार्रवाई का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कुछ लोगों ने एक बाइक सवार को बंधक बना लिया, जिसे छुड़ाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए की बाइक से एक बुजुर्ग को टक्कर लग गई थी, जिसके बाद उसके परिवार वाले बाइक सवार को पकड़कर अपने घर ले आए और एक खंबे से बांध दिया। आरोप है कि इस दौरान उसकी जमकर पिटाई भी की गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और बाइक सवार को छुड़ाने की कोशिश की। कानून को हाथ में लेगा, पुलिस काय के लिए एक्सीडेंट हुआ वो भी मुकदमा लिखाया जाएगा। पुलिस के आने के बावजूद आरोपियों ने बाइक सवार को नहीं छोड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को खदेड़ते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद बाइक सवार को भी छुड़वाकर घर भेजा गया। कोलकाता में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने 4 देसी रोबोट खरीदे। दमकल विभाग की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने बीते दिनों अहमदाबाद की कंपनी से रोबोट खरीदने की मंजूरी दी थी, और इसी के बाद जब ये रोबोट कोलकाता पहुंचे तो दमकल विभाग ने मंत्री सुजीत बोस के सामने इनकी क्षमता को परखा। कोलकाता में आप रोबोट्स बुझाएंगे आग। पहली बार देश में रोबोट्स लाए गए हैं फायर फाइटिंग के लिए। दमकल विभाग के लोग खाली मैदान में एक जगह आग लगाकर रोबोट से उसे बुझाने की कोशिश करते दिखे।
कुछ ही पलों में आग पर काबू पा लिया गया और इसके बाद रोबोट से छोड़े जा रहे पानी की बौछारों की ऊंचाई देखी गई जो 60 फीट से ज्यादा बताई गई। रोबोट के प्रदर्शन से संतुष्ट मंत्री ने बताया कि ऊंची इमारतों और केमिकल से भरे गोदामों में लगने वाली आग पर काबू पाने में इससे मदद मिलेगी। जो जगह में हम लोग नहीं जाने सकते हैं वो जगह में रोबोट काम करेगा। बताया गया कि करीब 4 करोड़ की कीमत वाले ये रोबोट 200 मीटर की दूरी से रिमोट से चलाए जा सकेंगे। सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती के भाई से 18 घंटे पूछताछ की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिया के भाई से पूछताछ की। शौविक चक्रवर्ती से कल दोपहर पूछताछ शुरू हुई थी और पूरी रात चली। रिया के भाई शौविक से ईडी ने 18 घंटे पूछताछ की। सुशांत मौत मामले में लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। कुछ दिन पहले रिया से पूछताछ हुई और अब उनके भाई शौविक से 18 घंटे तक पूछताछ की गई। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपी नामी बदमाश हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के नामी हनुमान पांडे को लखनऊ के सरोजनी नगर में एक एनकाउंटर में मारने में कामयाबी हासिल की। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। मऊ के कोपागंज का रहने वाला राकेश पांडे पर कई सनसनीखेज वारदात में शामिल होने का आरोप है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, ये जो मुठभेड़ हुई है और क्या जानकारी इस पूरी मुठभेड़ के बारे में? देखिए, बिल्कुल फरा ये बड़ा अपराधी था और कृष्णानंद राय हत्याकांड जो 2000 के आसपास हुआ था, सबसे जो बीजेपी के विधायक थे उनकी हत्या में शामिल था। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग का एक काफी करीबी था। 1 लाख रुपए का इसके पूर्व इनाम था। राकेश पांडे मऊ का रहने वाला था। आज सुबह ये मुठभेड़ हुई है कोपागंज के पास, जहां पर मऊ के कोपागंज का रहने वाला था। लेकिन आज सुबह एसटीएफ को ये पता लगा कि यहाँ पर मौजूद है, उसे घेरने की कोशिश की गई, लेकिन वो भागने लगा। इनोवा कार में 5 बदमाश सवार थे, जो कि पीछा करने पर ये कार पेड़ से टकरा गई। एसटीएफ पर इन्होंने फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में जो 1 लाख का इनामी बदमाश था हनुमान पांडे और राकेश पांडे, वो मारा गया। बल्कि जो 4 बदमाश थे वो भागने में सफल रहे। तो अभी भी पुलिस की जो दबिश है, एसएसपी एसटीएफ सुधीर सिंह की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अभी भी उन 4 बदमाशों की तलाश चल रही है। बाकी जो मुख्य आरोपी, जो मुख्य बदमाश था, उसे मार गिराएगा। और एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिला, क्योंकि हनुमान पांडे पूर्वांचल में काफी आतंक का पर्याय था और मुन्ना बजरंगी के साथ मिलकर कई सारी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था और मुख्तार अंसारी गैंग का काफी सक्रिय शूटर था और बड़ा अपराधी था। फरा यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है, जहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें 5 बदमाश थे और इनके द्वारा बदमाश जब गाड़ी टकराई गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है और ये एक शातिर बदमाश है और मुख्तार अंसारी का शातिर शूटर है। और इस पर 25-25 हज़ार के 2 स्थानों से इस पर इनाम बताए गए हैं। बाकी इसका तस्दीक किया जा रहा है। हॉस्पिटल ले जाने पर इसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। सुशांत की मौत का बीते 54 दिनों में इतने मामलों से क्रॉस कनेक्शन हो चुका है कि उनसे काम की जानकारी ढूंढना भी सीबीआई के लिए आसान नहीं होगा। सुशांत की मौत का एक सिरा उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़ा बताया जा रहा है। सुशांत के पिता का आरोप है कि दिशा सालियान को रिया ने ही सुशांत की सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी पे रखा था। दिशा की मौत वाले दिन ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ा और उनका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मानसिक स्थिति ठीक नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता कि किसी परिवार वाले को बुला करके हैंडओवर करें कि भाई इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा दायर करना है, तो हम लोग रिटर्न में बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगा। सुशांत पर रिया ने काला जादू करवाया। रिया ने सुशांत का बैंक अकाउंट खाली कर दिया। तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे।
तंत्र मंत्र तिजोरी और सुशांत की मौत का राज। चौदह जून को सुशांत की मौत हुई और इसके बाद शुरू हुआ इस मौत से जुड़े ऐसे राज सामने आने का सिलसिला जो अब तक बदस्तूर जारी है। मुंबई पुलिस तो सुशांत की मौत को लगभग खुदकुशी करार दे चुकी थी, लेकिन बिहार पुलिस के इस मामले में तफ्तीश शुरू करने के बाद कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए जिनसे सुशांत की मौत पर सस्पेंस गहराने लगा। हालांकि अब इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई के हाथों में है, जिसने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये 7 लोग हैं रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और एक अज्ञात शख्स। सीबीआई इस मामले की गंभीरता को अच्छी तरह समझती है, लिहाजा वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिहार पुलिस की जांच से जुड़े तमाम दस्तावेज मिलने, उनके विश्लेषण करने और कानूनी राय लेने के बाद ही मुंबई के लिए रवाना होगी। लेकिन बिहार पुलिस ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। गौर से देखिए, बिहार पुलिस का यह वही हलफनामा है जिसे उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया है। इसमें बिहार पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद सामने आए ऐसे राज दर्ज किए हैं जिनसे सुशांत की मौत पर कई सवाल खड़े होते हैं। बिहार पुलिस के इस हलफनामे में लिखा है कि सुशांत को रिया ने अपने कब्जे में कर लिया था। रिया ने सुशांत पर काला जादू करवाया था। रिया ने सुशांत के फार्म हाउस पर शिव जी की मूर्ति लगवाई थी। रिया ने फार्म हाउस में भूत दिखने का दावा किया था। सुशांत के घर पर लंबे समय तक टोने टोटके का खेल चलता रहा। सीबीआई की मांग की थी तो क्यों मुकर रही है? और जब ईडी इंटरफेयर की है तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। अगर जांच कर रहे तो उसमें क्यों, किस बात का घबराहट? अगर जांच से घबराहट है तो इसका मतलब दोषी है, इसलिए ईडी तो जांच करेगी ही। तो दोषी है और दोष से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर जादू टोने का आरोप पहले से लगाया जा रहा है। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत पर काला जादू करके उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। रिया सुशांत पर बार बार पुराना फ्लैट छोड़ने के लिए दबाव बनाती थी। रिया कहती थी कि सुशांत को इस फ्लैट में भूत दिखते हैं। आरोप है कि काले जादू के चलते ही सुशांत मानसिक रूप से कमजोर हो गए और वो रिया के चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। वो भी एक ही विश्वास रखते कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त है और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे एंड उनका चेहरा एकदम डल डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक ब्लैक। जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे, यही फर्क था। सुशांत को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो शिव जी के भक्त जरूर थे, लेकिन जादू टोने पर यकीन नहीं करते थे। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो भी, क्योंकि सुशांत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र थे। सुशांत फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की 11 प्रवेश परीक्षाएं पास की थी। लिहाजा विज्ञान के एक होनहार छात्र की जादू टोने में यकीन करने की बात हजम नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती जादू टोना करती थी? क्या उसने ब्लैक मैजिक के जरिए सुशांत को काबू में कर रखा था? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं और सीबीआई इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन बिहार पुलिस के हलफनामे में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनसे रिया पर शक और गहरा जाता है। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत
हर महीने अपने पिता को 25,000 रुपए देते थे, जिसकी वजह से रिया ने कई बार नाराजगी भी जाहिर की थी। कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट की छानबीन में पता चला कि रिया सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती थी। सुशांत फिल्म छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे, लेकिन रिया ने उन्हें ऑर्गेनिक खेती नहीं करने दी। सुशांत को जानबूझकर दवाओं का ओवरडोज दिया गया। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को ब्लैकमेल भी किया। साल भर तो उनके पैसे पे रही, पूरा अपने भाई का बर्थडे पार्टी तक उनके क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया। और सडनली अगर आपका मान लो ब्रेकअप भी बनता है तो इतना तो आदमीयता भी होती है कि आप परिवार वालों को बताओ कि भाई ये दवाइयाँ चल रही थी, ये इनके प्रॉब्लम है, जरा आप आगे देखो कि इसमें और इनको जो भी होगा आप ट्रीटमेंट करो, अब मेरी जिम्मेदारी आज से नहीं है। हैंडओवर करना तो दूर की बात है, मोबाइल तक ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए ये सब जो हमारा FIR है ये तो पूरा उसका पुष्टि करता है। सुशांत की जायदाद पर रिया की नजर थी या नहीं? सुशांत के पैसे रिया उड़ा रही थी या नहीं? सुशांत की मानसिक हालत के लिए रिया ही जिम्मेदार थी या कोई और? इन तमाम सवालों की पड़ताल जारी है। CBI जांच शुरू करेगी और जल्द ही सच से पर्दा उठा देगी। लेकिन सुशांत की मौत के मामले में रिया पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की रिया से घंटों चली पूछताछ इसकी तस्दीक करती है।